नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा कालसर्प योग सीरीज में अगले बिंदु पर। देखिए, राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं तो कालसर्प योग बनता है, ये निश्चित बात है। साथ में केतु और राहु के बीच में भी अगर ग्रह हों तो भी कालसर्प योग बनता है, यह भी प्रमाणित तथ्य है। अब मान लीजिए कि राहु केतु हैं, उनके बीच में सारे ग्रह हैं, तो उनकी दृष्टि भी तो काम कर रही है अगर है तो। जैसे सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। जहां भी जिस भी घर में बैठते हैं उससे 7वें घर को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, वहां भी अपना प्रभाव देते हैं। मंगल की 4th, 8वीं और 7वीं दृष्टि होती है। जैसे मंगल जहां भी बैठता है वहां से 4थे स्थान को, 8वें स्थान को और 7वें स्थान को अपने प्रभाव से प्रभावित करता है। गुरु की 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि पूर्ण होती है। इसी तरह शनि की 3री, 10वीं और 7वीं दृष्टि पूर्ण होती है। तो क्या राहु केतु की भी दृष्टि होती है? इस विषय में मतभेद यह है कि प्राचीन ग्रंथों में राहु केतु की दृष्टि कुछ ग्रंथों में बताई है और कुछ में नहीं बताई है। कुछ ग्रंथों में कहा है कि राहु की 5म, 7म, 9वीं और 12, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 12वीं दृष्टि पूर्ण होती है। इसके अलावा 3 दृष्टियां जो पाद दृष्टि होती है, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, वो अलग है। इस तरह से 4 तो ये 5वीं, 7वीं, 9वीं, 12वीं 4 ये हो गई और 3 त्रिपाद पाद दृष्टि हो गई। तो 4 और 3 7 भावों पर एक साथ राहु और केतु दृष्टि डाल रहे हैं, अगर दृष्टि होती है तो। इसमें एक बात और ये भी है कि ये अदृश्य ग्रह हैं, दिखते नहीं है, तो इनको किसी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। आधुनिक ज्योतिष में जो राहु और केतु के स्वामी वृष राशि या मिथुन राशि बता देते हैं, वृश्चिक राशि बता देते हैं, ये बाद की बात है, सैद्धांतिक विवरण कहीं नहीं है, डाउटफुल है थोड़ा सा ये। देखिए, राशियों के गुण धर्म के अनुसार ग्रहों को उनके स्वरूप और राशियों को स्वामित्व दिया गया है, समझ रहे हैं आप, जो कि विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। कक्षा के आधार पर जब हम सप्ताह के 7 दिन निश्चित करते हैं तो वे भी दिखाई देने वाले ग्रहों के ही निश्चित किए गए हैं। सप्ताह के 7 दिन राशियों का जो बंटवारा है वो 7 ग्रह जो दिखते हैं उनका ही किया हुआ है। षटबल गणित में राहु केतु का दृक्बल और चेष्टबल नहीं लिया गया है। अष्टक वर्ग में केवल यमन जातक ने इन्हें सम्मिलित किया है, अन्य किसी ग्रंथकार ने सम्मिलित नहीं किया है। मतलब राहु केतु को अदृश्य ग्रह माना है, दृश्य ग्रह की तरह बहुत कम, ना के बराबर लोगों ने ही मान्यता प्रदान की है। पाराशरी के जो विद्वान हैं, इनको राहु केतु को ये सिर्फ इतना सा मानते हैं कि दूसरे ग्रह के साथ अगर ये बैठ जाते हैं तो उसके अनुसार फल देते हैं। इनका दृष्टि का कोई संबंध नहीं होता, दृष्टि नहीं होती है। हालांकि कुछ विद्वानों ने राहु केतु की स्वराशि की कल्पना भी कर रखी है, जैसा कि आजकल यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की जा रही है। किंतु ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों में राहु केतु की स्वराशि और ग्रहों के नैसर्गिक मैत्री चक्र में इन्हें कोई स्थान नहीं दिया गया है। ना तो इनकी कोई राशि है, ना नैसर्गिक मैत्री चक्र में इनको मित्र शत्रु के रूप में किसी के साथ दिखाया गया है। इनके भाव में बैठने संबंधी फल अवश्य दिए गए हैं। ये तो माना है कि अगर ये कहीं किसी स्थान में बैठते हैं तो वहां कैसा फल देते हैं, अथवा किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो कैसा फल देते हैं, ये तो माना है। लेकिन ये किसी भाव को देखते हैं, ये स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि इनकी दृष्टि नहीं मानी गई है। अब मान लीजिए कि इनकी दृष्टि होती है
ठीक है, हम ये सोच रहे थे कि इनकी दृष्टि होती है, तो फिर उसके बाद में ना दिमाग में कई तरह के प्रश्न खड़े हो जाते हैं। जैसे समझना आप और ध्यान से सुनना, आपको भी लगेगा कि ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। अगर इनकी दृष्टि होती है तो इतना सब कुछ बदल जाएगा कि अपन कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि इनकी दृष्टि होती है तो फिर पहला प्रश्न तो ये है कि दृष्टि का संबंध प्रकाश से है, वह चाहे मनुष्य की दृष्टि हो या ग्रह के परावर्तित प्रकाश की दृष्टि हो। जब राहु केतु दोनों ही गणितागत अदृश्य बिंदु हैं, ठोस आकाशीय पिंड नहीं है, तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा, ये पहला प्रश्न है। दूसरी बात, राहु केतु को तमोग्रह माना है, अर्थात अंधकार वाला ग्रह माना गया है। तो क्या अंधकार की भेद दृष्टि भी होती है? यदि राहु केतु की दृष्टि है तो षटबल गणित पद्धति में इनका दृष्टि बल क्यों नहीं लिया गया है? मात्र 7 दिखाई देने वाले ग्रहों को ही क्यों माना गया है? इनको स्वीकार क्यों नहीं किया गया? अब तीसरा प्रश्न यह भी उठता है कि यदि हम मान लें कि संवेदनशील बिंदु होने से इनकी कोई दृष्टि होती है, तो महर्षि पाराशर, जो कि अधिष्ठाता हैं ज्योतिष के, उन्होंने 7 अप्रकाश ग्रह बताए हैं: धूम, पात, परिधि, चाप, केतु, गुलिक और प्राणपद। तो इनकी भी दृष्टि होनी चाहिए। जब अप्रकाश ग्रह जैसे राहु केतु की दृष्टि मांग रहे हैं तो इनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी संवेदनशील अप्रकाश ग्रह हैं। यदि आप ताजिक पद्धति के 50 संवेदनशील बिंदु सहम आदि को मान्यता देते हैं तो फिर उनकी भी दृष्टि होनी चाहिए, किंतु ज्योतिष शास्त्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं है। एक प्रश्न यह भी है कि राहु केतु की 3 दृष्टियां, जैसे 5वीं, 7वीं, 9वीं, ठीक है, और 3 पाद दृष्टियां, तो इस तरह से लगभग 6 हो गई है। अगर 12वीं को भी मानते हैं, 12वीं दृष्टि भी मानते हैं, 7 हो गई। किसी ने 12वीं बताई है, किसी ने नहीं बताई है। मान लीजिए 6 दृष्टियां हैं। अब दोनों ग्रह मिलाकर 12 स्थानों पर दृष्टि डालेंगे, मतलब 6 तो राहु की हो गई, 6 केतु की हो गई। और यदि नैसर्गिक अशुभ ग्रह शनि की भी 6 दृष्टियां तथा मंगल की भी 6 दृष्टियां ले लें, क्योंकि ये भी 3-3 जगह तो पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और 3 जगह त्रिपाद, 1 पाद, 2 पाद, त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं, तो कुल दृष्टियां हो गई 24। भाव कुल 12 ही होते हैं, समझ रहे हैं? जैसे राहु की 6 दृष्टि हो गई, 3 दृष्टियां तो त्रिपाद दृष्टि, 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद, ठीक है, और 5वीं, 7वीं, 9वीं, 6 तो ये हो गई। इसी तरह केतु की भी 6 हो गई और मंगल की भी ये हो गई, 4वीं, 8वीं और 7वीं, और शनि की हो गई 3वीं, 10वीं और 7वीं। तीनों की 6 दृष्टियां हो गई, 24 हो गई। भाव कुल 12 ही होते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि कम से कम हर भाव पर एक अशुभ दृष्टि और कुल भावों पर 1 से अधिक अशुभ दृष्टियां हो गई। यदि इन फलों का इन दृष्टियों के अनुसार फलादेश करें ना, तो हर जातक का जीवन है ना नरकीय हो जाएगा, बिल्कुल पीड़ित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब इसमें गुरु और शुक्र जैसे जो शुभ ग्रह हैं, उनकी दृष्टियां है ना, कहां तक कुंडली को बचा पाएगी? अगर इतनी दृष्टियां राहु केतु की मान लेते हैं, वो पीड़ित कर रही है कुंडली को। चलो ठीक है, एक बात ये भी है, दृष्टियों को भी साइड में करते हैं। सिर्फ राहु केतु की 7वीं दृष्टि भी मान लेते हैं तो इसमें भी एक विवाद उत्पन्न होता है। वो ये है कि दोनों ग्रह सदा एक दूसरे से 180 अंश पर रहते हैं, तो इनके अपने गुण प्रभाव का निरूपण कैसे होगा? एक दूसरे को प्रभावित करते रहेंगे तो अपना प्रभाव कैसे देंगे? ठीक है, कहीं पे 5म, 7म, 9म, 12 दृष्टि कही गई, ठीक है, जिसके आधार पर कुछ विद्वान राहु केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि तो मानते हैं, किंतु 7वीं छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें रुकावट है, आमने सामने हुए ना एक दूसरे से, तो उनके फल को नहीं मान रहे। इसलिए या तो इस पद को पूरा ही मानना चाहिए कि पूरी दृष्टियां होती है 7वीं सहित, या फिर बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सिर्फ 5म, 9वीं क्यों माने, 7वीं भी मानना चाहिए। इसमें सिद्धांत में है ना, अपने हिसाब से परिवर्तन संभव नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, होता भी नहीं। 7वीं दृष्टि ठीक नहीं लगी तो उन्होंने अपने हिसाब से मना कर दिया, 5वीं, 9वीं मान दें, ऐसा नहीं होता है।
यदि यह सत्य है कि राहु केतु की 5वीं नवी दृष्टि है और वह अशुभ है, तो सभी जन्मांगों में राहु से पंचम और नवम भाव तथा वहां स्थित ग्रह अशुभ हो जाना चाहिए। यथार्थ में क्या ऐसा होता है? आप सभी लोग अपने कुंडली में जरूर देखें कि राहु केतु की 5वीं नवी दृष्टि जहां भी पड़ रही है, वो स्थान अगर खाली है तो उसकी दृष्टि से उन पे आपके जीवन में क्या परिवर्तन, क्या प्रभाव आ रहा है, और देख करके अपने कमेंट में जरूर बताएं। मान लीजिए उन भावों में कोई ग्रह बैठा है तो उसका भी फल आएगा, लेकिन अगर खाली है तो फिर हमें अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। कमेंट में जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करके, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले जो वीडियो हैं वो भी मिले। अपने वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज्योतिष प्रेमी जो लोग हैं या जो पढ़ते रहते हैं, अनुसंधान करते रहते हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए भी यह लाभदायक है। आगे अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि राहु केतु हमेशा अशुभ नहीं होते हैं, शुभ परिणाम भी देते हैं, बहुत कम स्थान पर देते हैं। वो कहाँ देते हैं, कैसे देते हैं, एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।